जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 का, किसका मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का जो हम लोग इकोनॉमिक्स का जो क्लासेस ले रहे थे, इकोनॉमिक्स का जो क्लास ले रहे थे विकास का, वो कंटिन्यू चल रहा था और जाके उसकी एंड तक आ चुकी है। और आज हम लोग बात करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, किसकी मैं बात करूंगा, क्वेश्चन आंसर की। तो बहुत अच्छा सा मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा और आप लोग अच्छे से उसका तैयारी कर पाओगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उस पर पहले हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच कर दे और जो एक बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितने भी वीडियो डाला जाए इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं विकास चैप्टर का जो अगर मैं अभ्यास का बात करूं, किसका मैं बात करूं, अभ्यास का, तो आप देख सकते हो अभ्यास में टोटली यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और 13 क्वेश्चंस को हम लोग को टोटली करना है। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में ये टोटल वीडियो में बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें आप देखोगे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और ये ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है और आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन ये देख रहे हो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन एक में क्या है, प्रति व्यक्ति है, क्या है, प्रति व्यक्ति आय। दूसरे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, औसत साक्षरता, क्या देखने को मिल रहा है, औसत साक्षरता। और आपको तीसरे में आपको देखने को मिल रहा है लोगों की स्वास्थ्य, ठीक है। और आपको चौथा में आपको देखने को मिल रहा है उपरोक्त सभी, क्या देखने को मिल रहा है, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हो अगर किसी भी देश का अगर हमको विकास देखना होता है, क्या देखना होता है, विकास देखना होता है। तो जब भी हम विकास देखते हैं तो उसमें हम लोग दो चार चीजें देखते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, जिस देश में एक आदमी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो उस देश की स्थिति अच्छी होगी। तो ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा आप ऑप्शन देखोगे, अगर दूसरा आप देखोगे तो क्या होगा, औसत साक्षरता, यानी कि किसी देश की अगर औसत साक्षरता, अगर एक व्यक्ति की जो साक्षरता है अगर वो ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो देश का जो विकास होगा, जो ग्रोथ होगा वो ज्यादा होगा। तो ये भी ना कहीं सही है। और किसी देश की अगर स्वास्थ्य रेशियो जो है अगर वो ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उस देश की जो स्थिति होगी वो भी अच्छा होगी। आप लोगों ने इसका जो प्रीवियस वाला जो सारा चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। तो जो लास्ट में इंडिया में बचता है उपरोक्त सभी, तो देख सकते हो कि किसी भी देश का अगर मेरे को विकास करना है तो प्रति व्यक्ति आय भी जरूरत है, औसत साक्षरता दर भी जरूरी है, लोगों का स्वास्थ्य भी जरूरी है, और साथ में क्या जरूरी है, ये तीनों चीज जरूरी है। और तो इसीलिए जो ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, आप अगर दूसरा क्वेश्चन का मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है आपका वो आप देख सकते हो, वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि जो आपको ऑप्शन में जो चार पड़ोसी देश देखने को मिल रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा होगा, बांग्लादेश, क्या क्या मिल रहा होगा, बांग्लादेश देखने को मिल रहा होगा, साथ में बांग्लादेश देखने को मिल रहा होगा, श्रीलंका देखने को मिल रहा होगा, श्रीलंका देखने को मिल रहा होगा, उसके बाद आपको भारत देखने को मिल रहा होगा, है ना, सॉरी, नेपाल देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा होगा, नेपाल देखने को मिल रहा होगा। और साथ में आप देखोगे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, पाकिस्तान देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा होगा, पाकिस्तान देखने को मिल रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जितने भी आप ये जो चार पड़ोसी देश देख रहे हो, इन चारों पड़ोसी देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किसका किसका बात करेंगे। कि क्वेश्चन क्या है कि ये जो जो आप निम्नलिखित जो आप पड़ोसी देश देख रहे हो उन पड़ोसी देशों में से, है ना, मानव विकास सूचकांक किसका बात करेंगे, मानव विकास, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, है ना, मानव विकास सूचकांक के तहत आपको बताना है कि कौन सा देश की जो स्थिति है वो किससे, वो भारत से क्या है, बेहतर है।
आपको क्या आंसर बताना है कि क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित जितने भी आपको ये पड़ोसी देश देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन में, उन सारे पड़ोसी देशों में से कौन सा देश की जो स्थिति है वो भारत से अच्छी है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक तालिका आ रही होगी, आपके स्क्रीन पे एक तालिका आ रही होगी। उस तालिका में आप देखोगे कि जो वो जो तालिका है आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे वो तालिका हो सकता है मैं बना दूं। ठीक है, मैं वो तालिका बोर्ड पे बना देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये जो तालिका है पूरी तरह आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और आप देखोगे कि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, जितना ज़रूरत का था मैंने उतना बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि जितने भी निम्नलिखित आपको देश देखने को मिल रहे हैं उन देशों में से क्या, उन पड़ोसी देशों में से किसका जो विकास जो है वो भारत से बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको यहाँ पे देश देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे सकल राष्ट्रीय आयु प्रति व्यक्ति आयु आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको जन्म के समय संभावित आयु देखने को मिल रहा होगा। ये टोटल आपको 2000 कितना का है, 17 का। आपको वो सारा कुछ आपको रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये विद्यालय का औसत देखने को मिल रहा है कि भारत में कितने लोग, जो भी कुछ है इस डाटे से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे को इसमें है। तो ये जो विश्व मानव विकास सूचकांक है, वर्ल्ड जो विश्व मानव विकास सूचकांक है, ये रिपोर्ट कब का निकाला हुआ है, 2016 में निकाला हुआ है। और इसको निकाला किसने है, तो HDI ने। आप बोलोगे सर कि HDI क्या है, तो HDI का तात्पर्य होता है मानव विकास सूचकांक। अगर रैंक में बात करूं तो रैंक कितना है, 76 है। और भारत का रैंक का बात करें तो कितना है, 130 है। और म्यांमार का जो रेट हो कितना, 148 रैंक कितना, 148 है। पाकिस्तान का रैंक कितना है, 150 है। और नेपाल का रैंक कितना, 149। और बांग्लादेश का रैंक कितना, 136 है। तो रैंक बाज में अगर बात करूं तो आप बताओ एक चीज मेरे को, स्कूल में अगर 10 बच्चा है, मान लेते हैं ABCDEF ऐसे करके कुछ बच्चे हैं। ठीक है, अगर A की रैंक 1 है, B की रैंक 2 है, C की रैंक 3 है और D की रैंक 4 है, F की रैंक 5 है। तब अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कौन सा जो लड़का है वो सबसे बेहतर है, तो आप क्या बताओगे, ए वाला। क्यों, क्योंकि इसका रोल नंबर क्या है, फर्स्ट है। बी वाले का रोल नंबर दूसरा है। सी वाले का रोल नंबर कितना है, 3 है। तो आप अगर आप रिपोर्ट को देखोगे तो जो HDI जो आपका विकास रेट जो दिखा रहा है 2016 में, ये क्या है, मानव विकास एक सूचकांक है जो मानव का विकास के बारे में बताता है, आइडेंटिफाई करता है। तो आप देखोगे कि इसमें जो श्रीलंका है वो भारत से भी ज्यादा अच्छा है, बाकी सभी देशों से यहाँ पे क्या आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसी तरह जो हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका का जो विकास ग्रोथ रेट आप देखोगे आपको कितना मिलेगा, वो 76वें रैंक पे है विकास के आधार पे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं किसका बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार है किसी देश का 4 परिवार के बारे में बोला है। कितना परिवार के बोला है, 4 परिवार के बारे में बोला है। और चारों परिवार का जो प्रति व्यक्ति है, किसका मैं बात कर रहा हूँ, प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति आय जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप देख रहे हो, आप कितना दिया हुआ है, 5000 रुपया दिया हुआ है। अब बोलता है कि जो 4 परिवार है, 4 परिवारों का प्रति व्यक्ति कितना दिया हुआ है, 5000 रुपया दिया हुआ है। अब वो चारों परिवारों में से जो एक परिवार है उसका प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, दूसरे का प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, तीसरे का प्रति व्यक्ति आय दिया है और चौथे का प्रति व्यक्ति आय क्या बोल रहा है, वो निकालना है। तो पहला जो प्रति व्यक्ति जो पहला परिवार है उसका जो पैसा दिया हुआ है वो कितना कमाता है, वो कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया दिया हुआ है। दूसरा जो परिवार है वो बोल रहा है कि वो 7000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 7000 रुपया कमाता है। जो तीसरा परिवार है वो कितना कमाता है, 3000 रुपया वो अर्न करता है। तो आप देखोगे अगर चारों परिवार का मैं अगर प्रति व्यक्ति आय देखूं तो पहला परिवार कितना कमाता है, 4000, दूसरा परिवार 3000 7000 और तीसरा परिवार 3000 रुपया कमाता है। चौथा परिवार का आय मेरे को निकालने के लिए दे रहा है। तो अगर आपको याद होगा, अगर मैंने प्रति व्यक्ति आय का अगर फॉर्मूला मैंने जो बताया था वो क्या था कि अगर मेरे को प्रति व्यक्ति आय निकालना है, अगर हमको प्रति व्यक्ति आय निकालना है, क्या निकालना है, प्रति व्यक्ति अगर आय निकालना है तो मेरे पास 2 चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला मेरे को कुल आय का नॉलेज होना चाहिए कि कुल आय मेरे पास कितना है। अगर कुल आय यानी कि जैसे कि मान लो कि 5 परिवार है, 5 परिवार है, मान लेते हैं A B C और D, ये 5 परिवार है। तो पांचों परिवार का जो आय है अगर हम लोग इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुल आय मिलेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग पास क्या होना चाहिए, कुल आय होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जितने लोगों का हम लोग आय मिला रहे हैं उन आय उतने लोगों का मेरे को संख्या पता होना चाहिए।
तो संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 5 दे सकते हैं। तो हमको दूसरा क्या पता होना चाहिए, कुल संख्या पता होना चाहिए कि कितने लोगों का पैसा हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे अगर मैं सारा को अगर मैं बैठा दूं तो आप देखोगे कि प्रति व्यक्ति हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कितना बैठा सकते हैं, 5,000 रुपए बैठा सकते हैं, ठीक है, 5,000 रुपए बैठा सकते हैं। अब मेरे को कुल आय, तो कुल आय अगर हम बात करेंगे तो जोड़ देते हैं तो देखोगे पहला परिवार को कितना मिल रहा है, 4,000, दूसरा परिवार को कितना देखने को मिल रहा है, 7,000, ठीक है, तीसरा परिवार को कितना देखने को मिल रहा है, 3,000, और चौथा परिवार का देखोगे तो उसको हम लोग यहाँ पे x मान सकते हैं, ठीक है, उसका मेरे को वैल्यू नहीं पता, इसको हम लोग x मान सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, चौथा परिवार का जो आय है उसको हम लोग क्या उस चौथा परिवार का जो आय है हम लोग उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, उसका वैल्यू नहीं पता है। तो अब देखोगे तो अगर हम लोग इसको भागा देंगे कितना परिवार से, 4 परिवार था, हम लोग इसको 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, भागा हम लोग दे सकते हैं। तो आप देखोगे अगर टोटल चीज हो, ठीक है, तो अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 5,000 है, ठीक है, यही रन देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो 7 और 4 11, 11 और 3 14,000, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 14,000, ठीक है, वो क्या देखने को मिलेगा, 14,000 प्लस x, ठीक है, प्लस क्या देखने को मिलेगा आपको, x भागा आपको क्या देखने को मिलेगा, 4, ठीक है। तो ये जाके इधर गुना हो सकता है, हो सकता है ना, हम लोग क्रॉस वाला चीज पढ़ते हैं कि ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है। तो आप देखोगे तो जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 चौके 20, कितना निकल जाएगा, 5 चौके 20, टोटल मिल जाएगा 20,000, कितना देखने को मिलेगा, 20,000 बराबर देखने को मिलेगा आपको 14,000 प्लस x, ये आपको देखने को मिलेगा। आप बताओ ये इधर किस में, प्लस में है, तो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है ना। तो जब मैं 14,000 को जब 20,000 में, जब मैं 20,000 में, किसमें 20,000 में मैं जब 14,000 को घटा दूंगा, कितना 14,000 को घटा दूंगा, 14,000 को घटा दूंगा तो मेरे को बराबर में इधर क्या मिलेगा, x देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6,000 रुपया देखने को मिलेगा। यानी कि जो चौथा परिवार का जो आय है, जो चौथा परिवार का जो आय है वो आप प्रति व्यक्ति जो है वो आपको कितना देखने को मिला, 6,000 देखने को मिला। तो जो ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन जो नंबर जो घ है वो चौथा नंबर का आपको क्या देखने को मिलेगा, सही आपको देखने को मिलेगा। तो किसमें आपको मार के आना है, घ नंबर यानी कि डी नंबर में आपको वो मार के आना है। बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा जो हम लोग इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था वो तीसरा नंबर का क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन का, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी जो क्वेश्चन आपको है वो बहुत ज्यादा आपको पूछा गया है, तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक जो होता है वो विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और जो भी वो मापदंड का प्रयोग करता है अगर उसकी कोई सीमाएं हैं तो हमको बताना है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि सूचकांक जो होता है वो क्या नापती है, विकास नापती है, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारा विश्व बैंक है, जो हमारा विश्व बैंक है वो भी क्या करती है, विकास को मापती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक आदमी का अपना सोच होता है हर चीज को नापने का। जैसे अगर मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, तो अगर हम बोलेंगे कि वो स्टूडेंट कितना विकास किया हुआ है, कितना तेज है, तो हम लोग उसका क्या क्या देखेंगे, कुछ कुछ चीजें देखेंगे। जैसे अगर आप बात करोगे कोई एक स्टूडेंट है तो हम लोग क्या क्या देखेंगे कि वो विकास किया हुआ है या नहीं विकास किया हुआ है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, आप थोड़ा बताओ, ठीक है, थोड़ा सोचो मन में, ठीक है। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसका स्टूडेंट जो है, ठीक है, उसका पहनावा क्या है, ठीक है, पहनावा क्या है, वो क्या क्या पहन सकता है, ठीक है। देखेंगे उसकी जो आव भाव होता है, यानी कि उसका जो रहन सहन हो गया है ना, आव भाव है वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, वो गाली देता है या नहीं देता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि उसका जो पॉकेट मनी होता है, जो पॉकेट मनी जो है वो कितना है, यानी कि उसकी बोल सकते हैं जो प्रति व्यक्ति जो उसको पैसा दिया जाता है, वो जो उसको जो पैसा दिया जाता है वो कितना है। तो और उसका जो नंबर कितना आता है जब वो परीक्षा देता है तो उसका नंबर कितना आता है, हम लोग उससे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि उस स्टूडेंट का कितना विकास हुआ है। उसी तरह बोलता है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है, जो विश्व बैंक है, वो क्या करती है, विकास को मापती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख रहे हो, फिर से एक बार लगा दो भाई। तो क्वेश्चन है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और अगर कोई इसका सीमा है तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात है कि विश्व बैंक, अगर वो विश्व बैंक क्या करती है, अगर उसको प्रति व्यक्ति उसको अगर विकास नापना होता है तो विकास नापने के लिए वो क्या करता है, सीधा सा फंडा है, वो प्रति व्यक्ति आय, किसका, प्रति व्यक्ति आय का यूज करता है। किसका यूज करता है, प्रति व्यक्ति आय का यूज करता है। आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा, जो पहला क्वेश्चन जो पैराग्राफ लिखा गया है
कि बोल रहा है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। तो वहां पर आपको क्या लिखना है, प्रति व्यक्ति आय। आपको लिखना कैसा है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं, क्या बोल रहा है कि अगर कोई सीमाएं है, सीमाएं यानी कि अगर इसकी कोई खराबी है, क्या बोल रहा है, अगर इसकी कोई खराबी है तो आपको वो खराबी बताना है कि ये जो प्रति व्यक्ति आय का जो एक फंडा जो विश्व बैंक लेके बैठी हुई है ये सही है या नहीं। तो आप देखोगे एक चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटली 4 परिवार था। कितना परिवार था, 4 परिवार जो था, ठीक है, कितना परिवार था, 4 परिवार, 1 2 3 और 4। इससे जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है उसी पे थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखोगे जो 4 परिवार है, तो 4 परिवार में पहला परिवार जो था वो 4000 रुपया कमाता था, दूसरा परिवार कितना कमाता था, 7000 रुपया कमाता था, तीसरा परिवार 3000 रुपया कमाता था, और चौथा परिवार का निकाले तो कितना आता है, 6000, ठीक है, वो 6000 रुपया कमा रहा है। जब हम लोग इसका प्रति व्यक्ति आय निकाले, क्या निकाले, प्रति व्यक्ति जो आय निकाले, प्रति व्यक्ति कितना निकला, 5000 रुपया निकला। कितना निकला, 5000 रुपया दिया हुआ था क्वेश्चन पे। आप देख लो क्वेश्चन को फिर से रीड कर लो, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन लगा देना आप, ठीक है। तो देखो ये जो 4 परिवार है, तो चारों परिवार का प्रति व्यक्ति मेरे को कितना देखने को मिला, 5000 रुपया। लेकिन आप देखोगे इस दौरान जो चारों परिवार है, तो चारों परिवार का अपना अपना प्रति व्यक्ति आय था। पहला परिवार 4000 रुपया कमाता था, दूसरा परिवार 7000, तीसरा परिवार 3000 और चौथा परिवार 6000। अब बताओ यहाँ पे कहीं भी आपको 5000 रुपया दिख रहा है क्या, कहीं भी आपको 5000 रुपया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो एक औसत मान लिया गया है कि बीच वाला, यानी कि इसके बीच वाला है ना, यानी कि बोल सकते हैं कि बीच वाला पैसा मान लिया गया है। तो बीच वाला अगर पैसा मान लिया गया तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर हम कभी कभी अगर मान लो कि टैक्स का बात करेंगे, ठीक है, कि चलो हम लोग को जो जितना कमाता है उस हिसाब से हम पैसा लेंगे। तो अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय को अगर नजरअंदाज कर दे और खाली जो जितना कमाता है उस हिसाब से अगर हम लोग पैसा लें उससे जाके, तो आप देखोगे कि अगर हम बोले कि हर एक व्यक्ति को ज्यादा नहीं 10% देना पड़ेगा अपना कमाई का, ठीक है। तो मान लो कि ये जो पहला वाला जो परिवार है, अगर वो अपना 10% देता है, मान लेते कितना देता है, 10% देता है, 10% देता है, तो आप कुल मिला के देखोगे तो ये 400 रुपया देगा। कितना रुपया देगा, 400 रुपया देगा। अगर मैं दूसरा परिवार का बात करूं, जो दूसरा परिवार है, अगर मैं बोलूंगा उसको भी 10% देना पड़ेगा, तो वो 7000 रुपया कमाता है, और अगर वो 10% खुद का दिया तो कितना रुपया देगा, 700 रुपया देगा। कितना रुपया देगा, 700 रुपया देगा। तीसरा जो परिवार होगा वो अगर 3000 रुपया का अगर अपना 10% देगा तो कितना देगा, आप देख सकते हो, टोटल आपका 300 रुपया देगा। और जो ये चौथा परिवार है जो 6000 रुपया कमा रहा है, अगर ये 10% अपना दिया तो आप देखोगे कुल मिला के कितना देगा, 600 रुपया देगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, जो सोचने वाली बात है कि अगर सबको अगर बोले कि तुम डायरेक्टली जाके बैंक में वो पैसा दे दो, कि बैंक में जाकर वो पैसा दे दो, तो आप देखोगे कि ये जो पहला परिवार वो 400 रुपया देगा, दूसरा परिवार 700 रुपया देगा, और तीसरा परिवार 300 देगा, और चौथा परिवार कितना देगा, 600 रुपया देगा, वो बैंक में जमा करेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बात करेंगे, चलो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वो पैसा जमा कर दो, तो प्रति व्यक्ति आय कितना था हमारे पास, 500 रुपया, 5000 रुपया था। कितना था, 5000। अगर मैं इसका 10% मान लो बैंक में जमा करता हूं, तो अब देखोगे कितना पैसा होता है, 500 रुपया। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे अगर ये जो पैसा बैंक में जो जमा कर रहा है अपना 10-10%, वो कैसा पैसा जमा कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट, यानी कि जितना भी वो काम कर लिया, खाने का काम हो, नहाने का काम हो, पहनने का काम हो, जितना भी उसका जरूरत का सामान था, वो सारा सामान नीडेड पूरा करने के बाद जो पैसा बचा, वही पैसा क्या किया था, वो बैंक में जमा किया था। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसका बात करूं तो ये क्या बैंक में जमा कर पाएगा क्या, बैंक में जमा कर, ये अगर 400 रुपया कमाता तो डायरेक्टली जाकर जमा कर देता था, 7000 वाला भी जमा किया, इतना भी जमा किया। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर बैंक में इसको जमा करने के लिए बोला जाए, तो हर एक व्यक्ति को कितना चाहिए, 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया। लेकिन आप देखोगे ना पहला परिवार के पास 500 रुपया है, ना तीसरा परिवार के पास 500 रुपया है, और ना ये दोनों के पास क्या है, 500 रुपया तो इसके पास नहीं है। लेकिन आप देखोगे जो दूसरा परिवार है और जो चौथा परिवार है, इसको पास अतिरिक्त पैसा बच जाएगा, जमा करने के बाद बचेगा ना भाई। अगर ये 700 में 500 रुपया बैंक में जमा कर दे, उसके बाद भी इसके पास 200 रुपया बचता है, और ये अगर 600 में अगर 500 रुपया जमा कर दे, उसके बाद भी 100 रुपया बचता है। तो आप एक चीज देखोगे, इसमें कभी भी एक व्यक्ति का
एक किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का कभी भी आय पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से देखोगे, जो अगर अमीर आदमी ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वो गरीब का जो पैसा है उसको क्या कर दे रहा है, बराबर कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बराबर कर दे रहा है, अपने इक्वल पे लाके खड़ा कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जो गरीब लोग होगी उनकी आर्थिक स्थिति कभी हम लोग पता नहीं कर सकते कि वो कैसा यूज कर रहा है। तो यही जो खराबी आपको देखने को मिला वो प्रति व्यक्ति आय को देखने को मिलेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो विश्व बैंक होता है वो विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करती है, और जो प्रति व्यक्ति है वो आय का तुलना सही ढंग से नहीं कर पाती है। क्योंकि जब प्रति व्यक्ति आय का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो उसमें हमको एक औसत प्राप्त होगा कि वो औसत क्या है, और उस औसत में जो छोटे परिवार होंगे, जो कम कमाने वाले परिवार होंगे और जो बड़े कमाने वाले परिवार होंगे, उनके बीच क्या होगा, एक लेवलिटी ला देगा, एक स्तर बराबर कर देगा, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली जो प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है वो हम लोग कभी पता कर नहीं सकते हैं। और यही जो है प्रति व्यक्ति आय की क्या है, खराबी आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पांचवा जो हम लोग का क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास मापने का, क्या बोल रहा है, विकास मापने का जो यूएनडी और पी, यूएनडीपी क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की यूएनडीपी क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विकास, पांचवा नंबर क्वेश्चन भाई लगा दो स्क्रीन पे। तो जो पांचवा नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है कि जो विकास मापने का जो यूएनडीपी जो मापदंड है, ठीक है, वो किन पहलुओं से विश्व बैंक से क्या है, वो अलग है। क्या बोल रहा है कि विश्व बैंक से वो किस प्रकार जो अलग है। तो हम लोगों ने देखा था जो विश्व बैंक था, क्या था, जो विश्व बैंक था, अगर वो विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण कर रहा है तो उसके लिए वो प्रति व्यक्ति आय का उपयोग कर रहा है। किसका कर रहा है? प्रति व्यक्ति आय का उपयोग कर रहा है। और हम लोगों ने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा मापदंड है, लेकिन इसमें कभी भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का, यानी कि हर एक व्यक्ति का, किसका, हर एक व्यक्ति का हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति का हम लोग आय का पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक लेवलिंग की तरह से होता है, क्योंकि बड़े लोगों का जो पैसा होता है वो छोटे लोगों के पैसे के साथ मिल जाता है, और जिससे छोटे लोगों का पैसा थोड़ा बढ़ जाता है और बड़े लोगों का पैसा जो थोड़ा थोड़ा घट जाता है, जो कि हम लोगों ने उसका एक उदाहरण भी करके समझा। तो अभी आप देखोगे, अगर मैं बात करूं यूएनडीपी सिद्धांत का, तो यूएनडीपी क्या है पहले, ठीक है ना। तो यूएनडीपी एक सूचकांक है। क्या है? एक सूचकांक है। क्या है? एक सूचकांक है। और ये क्या मापती है? विकास मापती है। जैसे विश्व बैंक क्या मापती है? विकास मापती है। विकास मापने का एक अलग अलग तरीका है जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। यूएनडीपी होता है, यूएनडीपी जब भी अपना विकास मापती है तो विकास मापने के लिए सबसे पहले तीन चार चीजों का यूज करती है। पहला क्या करती है, ये प्रति व्यक्ति आय लेती है। क्या लेती है? प्रति व्यक्ति आय का यूज करती है। दूसरा यूज क्या करती है, आप देखोगे कि ये जो साक्षरता दर है, किसका, साक्षरता जो दर है, जो साक्षरता दर होता है, ठीक है, साक्षरता जो दर है उसका भी उपयोग करती है। तीसरा आप देखोगे, तीसरा पॉइंट आप देखोगे तो वो स्वास्थ्य स्तर को भी देखती है। क्या देखती है? स्वास्थ्य स्तर को भी देखती है। तो जब भी यूएनडीपी का बात करें तो यूएनडीपी जब भी विकास का बात करती है तो किसका किसका लेती है? पहला तो प्रति व्यक्ति आय का लेती है, साथ में साक्षरता देखती है और स्वास्थ्य भी देखती है। तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग केवल प्रति व्यक्ति आय को लेते थे, जैसे विश्व बैंक का प्रति व्यक्ति आय को वो मापक बना के वो अपना क्या कर रहा है, निर्धारण कर रहा है आय का, लेकिन जो यूएनडीपी होता है वो साथ साथ में और दो पहलुओं को ले रहा है। क्या क्या ले रहा है? एक साक्षरता ले रहा है और एक क्या ले रहा है, स्वास्थ्य ले रहा है। तो जब ये ले रहा है तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूएनडीपी का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं विश्व बैंक से थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम लोग किसी का साक्षरता दर, मान लो कि कोई एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, और एक वो इंसान जो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन पैसा नहीं कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास का स्तर थोड़ा लेप कर गया यहाँ पे। क्यों लेप कर गया? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साक्षरता है वो आर्थिक विकास के लिए अच्छा है। और क्यों? क्योंकि हम लोग देखा था कि अगर उसके पास विज्ञान, उसके पास ज्ञान होगा तो वो नए नए तकनीक को पैदा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, नए नए हर चीज को बना सकता है, सही मायने में जो हमारे संसाधन होगा, रिसोर्सेज होगा, उसका यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएनडीपी का अगर सिद्धांत का बात करें तो वो क्या क्या लेती है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के क्या करती है? विकास करती है, और विकास पे सूचकांक बनाती है, अपना रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो टोटली अभी देखोगे तो 5 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग इस पे बात करेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि हम औसत का उपयोग क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि जो औसत का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। पहला बात है कि औसत का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, है ना। औसत का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है, हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हम औसत का उपयोग क्यों करते हैं। और
इनके प्रयोग करने की कोई सीमाएं हैं, यानी कि अगर औसत का जो उपयोग कर रहे हैं उसका क्या खराबी है उसको बताने के लिए बोल रहा है, और विकास से जुड़े इसका एक उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन आपका क्या है कि हम औसत का उपयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमा है, और उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर इसका कोई खराबी है तो उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए बोलता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग औसत का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमको अगर मान लो कि आपका परिवार है और आपका परिवार है और आपके बगल में आपके पड़ोसी का परिवार है, तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर औसत माने क्या, प्रति व्यक्ति आय। अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय का उपयोग क्यों करते हैं, बस देखने के लिए कि आप अगर मान लो कि आपका परिवार अगर 8,000 रुपया अगर पर मंथ कमा रहा है और आपके पड़ोसी अगर 6,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं ना कि विकास किसका ज्यादा है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसका ज्यादा विकास होगा। तो आपका परिवार का विकास यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार 8,000 रुपया कमा रहा है और आपका पड़ोसी 6,000 रुपया कमा रहा है। तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि जो आपकी फैमिली है वो ज्यादा विकसित है आपके पड़ोसी से। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो औसत का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, औसत का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो दो देश की बीच के जो तुलना है वो हम लोग कर सके कि वो देश कितना विकसित है और हमारा देश कितना विकसित है। तो हम लोग क्या करते हैं, औसत का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि दो देशों के बीच जो आय है वो आय को पता करें और उन दोनों के बीच में विकास को हम लोग मापें कि दोनों देश के बीच में विकास कितना हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत का उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन। अब उसी का क्वेश्चन है कि इसकी कोई प्रयोग की कोई सीमाएं हैं, तो उसके बारे में बताता है। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है इसकी क्या जो खराबी है समझो। अगर मैं दो देश क्या करते हैं, देखो हम लोग दो देश का हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसमें तुलना करने के लिए करते हैं। तो आप देखोगे कि हर एक देश का है ना, कोई भी देश का, इंडिया का ले लो, किसी और देश का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो जो सभी देश का जो जनसंख्या होता है, जो सभी देश का है ना, जो सभी देशों का जो जनसंख्या होता है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग अलग देखने को मिलेगा, है ना, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जब हर देश का जनसंख्या आपको अलग अलग देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पे वो क्या मिलेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था जो 4 परिवार है, वो 4 परिवार का जब लोगों ने औसत आय जब निकाला था तो कितना निकला था, आपने देखा था ना क्वेश्चन पे, वो टोटल कितना था, 5,000 उसका औसत था। अब मान लो कि ये 4 के जगह अगर इसमें 5 परिवार रह जाता तो कहीं ना कहीं ये औसत आय क्या होता, घट जाता, औसत आय घट जाता। तो उसी तरह हर देश की जो जनसंख्या वो कैसी है, भिन्न भिन्न है। तो जब देश की जनसंख्या भिन्न भिन्न है तो जो प्रति व्यक्ति आय हमको मिलेगा या जो औसत आय हमको क्या मिलेगा, वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो अगर मान लेते किसी देश में अगर कम जनसंख्या है और वहां अगर आदमी कम पैसा कमा रहा है तो भी क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा भाग जाएगा। अगर किसी देश में ज्यादा पैसे कमाने वाले जो इंसान होगा, जो मोटा पैसा कमाने वाला इंसान होगा, ज्यादा अधिक पैसा कमाने वाला अगर इंसान वो ज्यादा अगर है ना, अगर वो ज्यादा है और कम पैसा कमाने वाला इंसान अगर कम है तो क्या होगा, वो इक्वलिटी हो जाएगा और सब बड़े इंसान हो जाएंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी देश में मान लेते हैं कि कम पैसा कमाने वाला बहुत ज्यादा है और ज्यादा पैसा कमाने वाले बहुत कम है, तो उसमें जो ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं और कम पैसा कमाने वाले हैं वो कम पैसे के इंक्रीज में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो औसत का आय अगर हम लोग विभिन्न दो देशों को अगर मापने के लिए करेंगे तो ये सटीक नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि एक देश में 5 लोग रहता है, कितना लोग रहता है, एक देश में मान लेते हैं कि 5 लोग रहता है, कितना लोग, 5 लोग जो है एक देश में रहता है। अब अगर ये 5 दोस्त एक देश में रह रहा है, ठीक है, रह रहा है, तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे कि जो औसत आय से बहुत जो पांचवा व्यक्ति जो है, ठीक है, 4 व्यक्ति अब मान लेते, जो पांचवा व्यक्ति है वो औसत आय से क्या कमा रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था 4 परिवार जो हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था एक परिवार 4,000 रुपये कमा रहा है। पहला परिवार कितना कमा रहा है, 4,000 रुपये कमा रहा है। दूसरा परिवार कितना कमा रहा है, वो दूसरा परिवार 7,000 रुपये कमा रहा है। तीसरा परिवार हम लोगों ने कितना देखा था, तीसरा परिवार 3,000 रुपये कमा रहा है। और जो चौथा परिवार है वो भी कितना कमा रहा था, 6,000 रुपये कमा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो जो अगर मैं 4 मान लेते हैं कि एक देश में 4 परिवार है और 4 परिवार है या 4 लोग है, और जो 4 लोग है तो 4 लोगों में से मान लेते हैं कि कोई 2 या कोई 1, ठीक है, चलो हम लोग एक शेड्यूल अच्छा सा लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कोई एक देश में 5 परिवार है और 5 परिवार में पहला वाला 100, दूसरा वाला 200, तीसरा वाला 300, चौथा वाला 400 और पांचवा वाला जो है वो 600 रुपया कमाता है।
हम लोगों ने ये देखना है, ठीक है, कि 5 परिवार है और 5 परिवार की जो एक देश में जो पांच परिवार या 5 लोग हैं उनकी जो आय है कैसा है, 100, 200, 300, 400, 600। तो ये जो 600 आय है, तो जो पांचवा जो परिवार है उसकी जो प्रति व्यक्ति आय से मान लेते हैं जो प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। अगर मान लेते हो प्रति व्यक्ति आय से जो उसकी आय क्या है, अधिक है, तो जो प्रति व्यक्ति जब आय अधिक होगा तो इससे क्या पता चलेगा कि जो पांचवा व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा, जो पांचवा व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा वो क्या निकलेगा। अब इसके नीचे जाकर देखोगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने अगर हम इसी का देखेंगे तो 6,000, 10, 3, 13, 15, 16 कितना मिला आपको, 16,000 देखने को मिला। तो 16,000 को जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो समथिंग देखोगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 या हो गया 5 तिया 15, 5 9 10, 320 रुपए आपको कमाई देखने को मिलेगा। 320 रुपए यानी कि यहाँ आपको 320 रुपए देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे पहले कि जो लोग कमा रहे हैं उनसे पैसा आपको अधिक देखने को मिल रहा है और इनकी जो आय है वो अधिक है लेकिन ये कम कर दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा मापदंड नहीं है और एक अच्छा मापदंड नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक देश में जो जनसंख्या आपको कैसे देखने को मिलेगा, भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो क्वेश्चन आप वो जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि देखने को मिल रहा है जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है ना, किया जाता है। और आपको ये भी बताना है कि अब से 50 वर्ष के बाद क्या संभावनाएं हो सकती है ऊर्जा की, ठीक है। तो पहली बात, ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपको देखने को मिल रहा है इंडिया में बहुत से लोग कोयला, लकड़ी और जो भी कुछ उपयोग कर रहा है। तो भारत के लोगों का अगर बात करें, इंडिया में जो लोग ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न तरह के ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखोगे गांव देहात में आप आओगे तो यहाँ पे जो गाय होता है वो गोबर देती है, ठीक है। तो गोबर से भी हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग उपला बना के, ठीक है, सॉरी थेपला नहीं, उपला बना के यानी कि गोईठा बना के हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो भारत के जो लोग होंगे वो क्या करते हैं, लकड़ी का, ठीक है, गोबर का, किसका, गोबर का, फिर आप देखोगे कोयला, किसका, कोयला हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पेट्रोल, किसका, पेट्रोल, ठीक है। फिर आप देखोगे पेट्रोल हो गया, फिर बिजली, ठीक है, बिजली। इन सब स्रोतों का क्या करती है, उपयोग करती है। और आप देखोगे कि अब से 50 वर्ष के बाद, यानी कि आज से अगर हम लोग 50 साल डिस्टेंस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे अच्छा ऊर्जा का स्रोत देखने को मिलेगा। अब ये देखोगे सौर ऊर्जा आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा और विकसित हो जाएगा। फिर आपको देखेगा कि पवन ऊर्जा आपको थोड़ा थोड़ा वो देखने को मिल रहा है, वो ज्यादा और विकसित हो जाएगा। फिर आप देखोगे साथ साथ में आप देखोगे कि आपको बायो ऊर्जा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या मिलेगा, बायोगैस जो प्लांट है वो आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अभी भारत में क्या क्या, लकड़ी, गोबर, कोयला, पेट्रोल और बिजली का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में। लेकिन आज से 50 साल के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग भारी मात्रा में 50 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।